नमस्कार, मैं विजय यादव। इंडियन टीवी न्यूज़ के फोकस टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कल्याण के ऐसे जानी मानी हस्ती से बात करने वाले हैं जिनको सभी कल्याणकर जानते हैं और सभी से वो परिचित है। काफ़ी सोशल एक्टिविटी में काम करते हैं और काफ़ी प्रसिद्ध नाम है उनका, डॉक्टर विजय नारायण पंडित। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आपसे एक काफ़ी कॉमन सवाल पूछूंगा मैं आपसे, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। इंडिया टीवी न्यूज़ दर्शकों को मेरा सभी को विधिवत नमस्कार। सर जी, हम लोग आज इस टॉक शो में ज़रूर मिले, इसके पहले भी हम लोग काफ़ी समय मिल चुके हैं। आज हम आपसे आपके सामाजिक कार्य के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। आप काफ़ी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए, शिक्षा संस्थाओं से जुड़े हुए और काफ़ी सोशल वर्क आप करते हैं। इसी से पूरे कल्याण में आपका बहुत अच्छा नाम है। आप उस बारे में, उस सफ़र के बारे में कुछ बताइए। मित्रों, मैं कल्याण में जन्मा और मेरे पिता श्री रामचरण एल.आई. सुंदर पंडित जी, उनका भी जन्म मुंबई में ही हुआ। मेरे पिताश्री न्यू हाई स्कूल में पढ़ते थे, मराठी स्कूल में पढ़ते थे। संयोग से 1967 से वो लगातार 2 टर्म नगर सेवक रहे और लोगों में उनकी अच्छी एक पैठ थी। कल्याण नगर पालिका के विभिन्न समितियों के अध्यक्ष पद पर भी आप पद को भी सुशोभित किया। कल्याण नगर पालिका के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी के पद पर भी वो रहे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सामाजिक कार्य करना मुझे विरासत में मिला, जो मेरे पिताश्री द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। अच्छा, आपकी पूरी फैमिली सोशल वर्क से जुड़ी हुई है। कुछ समय तक आप किसी राजकीय पार्टी से भी जुड़े हुए थे। क्या कारण है कि आप राजकीय क्षेत्र से थोड़ा सा बाहर हटके सामाजिक कार्य की तरफ ज़्यादा बढ़े? यहाँ मैं विशद कर दूं कि राजनीति में मेरी दिलचस्पी कभी नहीं रही, लेकिन मेरे बड़े भाई जय नारायण, जिनको कोई मुन्ना पंडित के नाम से लोग जानते हैं, वो कल्याण शहर यूथ कांग्रेस के पहले जनरल सेक्रेटरी बने। फिर कल्याण शहर ब्लॉक कांग्रेस के 9 साल तक वो ब्लॉक अध्यक्ष रहे। कल्याण शहर जिला कांग्रेस के 6 वर्षों तक वो जिला अध्यक्ष रहे और बाद में 5 वर्षों तक वो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि रहे। इसके बीच में उन्होंने कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका का एक इलेक्शन भी जीता। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के वो पार्षद रहे। उनकी सहायता हेतु जो भी राजनीति में किया जा सकता था वो मैंने किया, लेकिन राजनीति के एक्टिव फील्ड में मैं कभी भी आगे नहीं रहा। इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछूंगा मैं। आज की जो पॉलिटिक्स हो रही है, हमारे देश में हो रही है, हमारे राज्य में हो रही है और हमारे शहर में भी हो रही है, उस तरफ आप कैसे देखते हैं? मैं चूंकि कांग्रेस की विचारधारा से हमेशा प्रभावित रहा, तो मेरा अपना मानना है कि ये जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के नाम पर जो कभी कभी विघटन का कार्य होता है, वो मेरा अपना मानना है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक शेर मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ। एक लता करके कवित्री थी, उनका वो मशहूर शेर है, ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने कि मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिर के निगहबान की हो। हमेशा मेरा ये कहना है कि जाति धर्म के जो झगड़े हैं ये नहीं होने चाहिए। हम सबको भाईचारे के साथ प्रेम से रहना चाहिए, ये मेरा अपना खुद का मानना है। बहुत बड़ी बात कही आपने। अगर इस कविता के, इस शेर के माध्यम से अगर लोगों में थोड़ी सी भी समझ आ जाए तो शायद हमारे समाज में से ये जो वितुष्टता है, जो झगड़े हैं जाति पाति के नाम पर, वो खत्म हो जाए, काफ़ी कम हो जाए। इसी से थोड़ा जुड़ा हुआ पॉलिटिकल थोड़ा सवाल है कि आज हमारे शहर की
जो वास्तविकता है, इस शहर में अभी इलेक्शन होने वाले हैं कुछ ही समय में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो अभी तो अदला बदली चली है फिलहाल। कोई इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहा है, कुछ उस पार्टी से उस पार्टी में जा रहा है, कोई वहां से वहां जा रहा है। तो ये तो समझ में ही नहीं आता है कि कल कौन किस पार्टी में था और आज कौन किस पार्टी में रहेगा और परसों कहाँ जाएगा। ये मामला जब तक स्थिर नहीं हो जाता, कौन कहाँ जा रहा है, कौन किसको कहाँ टिकट मिल रहा है, तब तक मुझे लगता है कि कोई भी भविष्यवाणी उचित नहीं होगी। अच्छा, इस शहर की समस्याएं आपने बचपन से देखी है, मैंने भी देखी है, हमने देखी है कि 30-40 साल पहले जो समस्याओं को हम फेस करते थे, जिनको जूझ रहे थे, उसी तरीके की समस्या आज भी इस शहर में दिखाई दे रही है। हम एक रिंग वाले टेलीफोन से लेके आज स्मार्टफोन तक पहुंच गए। हम आधुनिकता की तरफ बढ़ गए, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। हमारा देश चांद पर चले गया, मंगल पर चले गया, लेकिन हमारे देश के इसी शहर में रास्तों पर चांद जैसे खड्डे पड़े हुए रहते। आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये तो हम लोगों की बदनसीबी है कि हम लोग चेहरे बदल करके राजनीति के चेहरे सामने आते हैं, लेकिन हम लोगों का भाग्य नहीं बदल पाया। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम लोग अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए लोगों को गलत दिशा में चुनते जाएंगे, तब तक हमारा दुर्भाग्य ऐसा ही रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि सबके पीछे शिक्षा को हम लोगों को पहले शिक्षित करना पड़ेगा। जब शिक्षित हो जाएगा तब बेरोजगारी भी कम होगी, बेरोजगारी भी कम होगी तो देश की जो बुनियादी समस्या है उससे हम निजात पाएंगे। वरना तो चेहरे तो बदलते रहेंगे, लेकिन हमारा भाग्य नहीं बदलेगा। इस बारे में थोड़ा मुश्किल सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज हमारी राजनीति में, हमारे देश की राजनीति में ऊपर से लेके नीचे तक, दिल्ली से लेके मुंबई तक वोट चोरी की बात हो रही है और गलत तरीके से वोटिंग हो रही है। काफ़ी हमारे बांग्लादेशियों की बात हो रही है, गलत वोटिंग का बात हो रहा है। तो आप इस तरफ कैसे देखते हैं? ये तो सब देखिए पॉलिटिक्स की बातें हैं। आप नेहरू को गिरा करके सरदार वल्लभ पटेल को बड़ा कैसे कर सकते हैं, आप बताइए। और जैसे वोट चोरी और ये सब बातें जो होती हैं, मुझे लगता है कि जब तक आप कोई ठोस प्रमाण लोगों के सामने नहीं दे सकते, तब तक अगर आप इलेक्शन में हार रहे हो तो अपना बचाव कर रहे हो, ऐसा मेरा अपना मानना है। क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर उनसे कोई प्रभावित होकर के उनकी तरफ आकर्षित होकर के वोट दे रहा है, तो मैं उसको वोट चोरी की संज्ञा में कैसे डाल सकता हूँ। दूसरी तरफ अगर आप कहते हो कि नहीं ये तो इलेक्शन की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं, तो उसके लिए साक्षात प्रमाण जब तक जनता के पास नहीं आता है, जनता तो कंफ्यूज रहेगी ना, वो कोई निर्णय ही नहीं ले पाएगी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज जो इलेक्शन होने वाले हैं, आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमारे शहर में अलग अलग शहर के हिस्सों में नए उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, कुछ पुराने खड़े हो रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो स्वच्छ राजनीति का हिमायती हूँ। मेरी जनता से भी अपील रहेगी कि आप चुनाव बड़े विवेक से करें। जो व्यक्ति आपके लिए 24 घंटा खड़ा हो, जो आपकी सेवा में तत्पर हो, आपके सुख दुख में भाग ले, आपके एडमिशन्स की कोई संबंधी तकलीफें हैं उसमें आपको निजात दिलाने की कोशिश करे, कोई इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, मेडिकल की एडमिशन में कोई आपकी सहायता करे, उसमें निजात दिलाने की कोशिश करे, उस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए। आपका कोई अपना हॉस्पिटल में एडमिट हो, जो हमारी सरकारी योजनाएं बहुत सारी हैं, आयुष्मान योजना, उन योजनाओं का लाभ गरीब जनता तक पहुंचे, उसमें जो वार्ड का नगर सेवक आपको बराबर लगे कि ये
ताकतवर है। गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की, दलितों की कोई भी समस्या, उसके लिए मुखर होकर के आपका जो साथ दे, ऐसे ही व्यक्ति को आप चुने। कोई एक तत्क्षण के लिए प्रभावी कोई लालच दे करके अगर कोई आपका नगर सेवक बना तो सच मानिए आपको 5 साल भुगतना पड़ेगा, 5 साल आपको परेशान होना पड़ेगा। धन्यवाद विजय सर जी। आपने हमसे इस इतनी अच्छी जानकारी साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी न्यूज़ के महादेव पंजाबी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जनता को मेरा सादर नमस्कार। धन्यवाद।